डेट है आज 19 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है प्लेस इन न्यूज़ कोमोरोज। कोमोरोज अभी न्यूज़ में है प्लेस, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, तो इसकी लोकेशन देखेंगे। ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021, ये रूल्स बनाए टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए, क्या है ये देखेंगे। डिमार्केट हाउ अमिकस क्यूरी कैन हेल्प, एसजी टेल्स टॉप कोर्ट, अभी सॉलिसिटर जनरल ने टॉप कोर्ट को कहा है कि अमिकस क्यूरी के लिए लॉ गाइडलाइंस वगैरह होनी चाहिए, तो ये अमिकस क्यूरी क्या है इसके बारे में देखेंगे। अप्रोप्रिएशन बिल गेट्स नोट द लोकसभा, लोकसभा की अप्रूवल मिल गया जी अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, तो ये क्या है इसे देखेंगे। MMDR अमेंडमेंट बिल 2021, ये क्या है इस बिल को देखेंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अभी न्यूज़ में आई है, इसका कंसेप्ट देखेंगे क्या है और क्यों न्यूज़ में है। डोंट प्राइवेटाइज रेलवेज, अपोजिशन ने कहा जी, अपोजिशन पार्टी ने, कि रेलवे को प्राइवेटाइज मत करो, तो क्यों कहा है, किस बेसिस पे कहा है, ये पॉइंट देखेंगे, मेंस में लिखने के लिए काम आ सकते हैं आपके। हु विल पुलिस द पुलिस, आस्क हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा कोर्ट, हरियाणा कोर्ट ने अभी पूछा है कि पुलिस को, पुलिस मतलब यहाँ पुलिस का मतलब है कि कंट्रोल करना, नियमित करना, मतलब व्यवस्थित करना, कि पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसके बारे में देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा इस न्यूज़ में। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2021, अभी सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के लिए रूल्स बनाए हैं, पांचवा संशोधन किया गया है इन रूल्स में 2021 में, तो ये क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जी प्लेस इन न्यूज़ कोमोरोज। कोमोरोज एक कंट्री है जी इंडियन ओशन में, अभी न्यूज़ में इसलिए है, हमारी इंडियन नेवी का एक शिप गया है जलासवा नाम से, ये जहाज का नाम है, जो पानी का जहाज होता है ना शिप, जलासवा। ये कहाँ पे गया है, अंजोन पोर्ट पे गया है। अंजोन एक आइलैंड है, कोमोरोस का ही पार्ट है, कोमोरोस 3 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, उसका एक अंजोन पार्ट है। तो वहाँ पे एक बंदरगाह जी पोर्ट, वहाँ पे लेके गया है ये शिप, पहुँचा है क्या, राइस लेके गया 1000 मेट्रिक टन चावल लेके गया जी, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये क्या है कि इंडिया और कोमोरोस के बीच में जो संधि है उसको हाईलाइट करता है, टीज का मतलब है जी संधि, समझौता, एग्रीमेंट। ये पीएम मोदी का एक विजन है जी, सागर नाम से, सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशियन, कि जितने भी इंडियन ओशियन है ना, जो हमारा हिंद महासागर है उसके अराउंड जितनी भी कंट्री हैं उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध हो और ग्रोथ हो, उनकी उन्नति हो, समझे, सिक्योरिटी और ग्रोथ। अब कोमोरोस के बारे में थोड़ा देख लें। कोमोरोस इज एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है जी। आइलैंड का मतलब समझते हो ना आप, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल डायरेक्शन, उसे बोलते हैं आइलैंड। ये देखो जी अफ्रीका, ये अपना हिंदुस्तान, एशिया, और यहाँ पे इंडियन ओशन में ये जी कोमोरोस, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे बड़े में देखो मैप में, ये अफ्रीका का मोजाम्बिक कंट्री है, ये तंजानिया, यहाँ पे मेडागास्कर, और ये कोमोरोस है जी। कोमोरोस के 3 आइलैंड है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, अंजोन, मोहली, ग्रांड कोमोरो, तो ये 3 मेजर आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कोमोरोस आर्कीपेलागो बोलते हैं, आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं आर्कीपेलागो, ये नाम है जी इनके। ये कोमोरोस में जो लैंग्वेज है जी उसमें लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो बस, ग्रांड कोमोरो, मोहेली और अंजोन। ये कहाँ पे, मोजाम्बिक के पास है जी, मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे, मोजाम्बिक चैनल का मतलब ये है, जो मोजाम्बिक है ये इसे चैनल बोलते हैं, वाटर बॉडी, ये यहाँ पे सिचुएटेड है अफ्रीकन कोस्ट के पास, मोजाम्बिक और तंजानिया कंट्री है उसके पास है। इसका किसी के साथ कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, मतलब किसी, क्योंकि सराउंडेड बाई वाटर है चारों तरफ से, तो किसी भी कंट्री से इसका लैंड बॉर्डर नहीं लगता है। ये अरब लीग का कंट्री है कोमोरोस, अरब लीग है उसका मेंबर है, मतलब अरब लीग का। ये ओनली कंट्री है अरब वर्ल्ड का, मतलब अरब लीग का एक इकलौता मेंबर है जो पूरा इंटायरली साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। देखो जी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं इक्वेटर है जी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जितने भी अरब लीग के मेंबर हैं वो सारे नदर्न हेमिस्फीयर स्फीयर में पड़ते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ये इकलौती कंट्री है, ओनली कंट्री विच फॉल्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये अफ्रीकन यूनियन का भी मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी, इंडियन ओशियन कमीशन का भी। अब इतना आपको याद भी ना रहे, पर इसकी लोकेशन जरूर याद रखनी है, कहाँ पे है, किसके पास है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021, ये अभी रूल बनाए जी, रिलीज किए हैं रिसेंटली, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए, मतलब कि
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये रिलीज़ किए हैं। इससे क्या है, परमिशन मिल जाएगी जी, अनुमति मिल जाएगी, ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन परमिट, मतलब टूरिस्ट जो व्हीकल होते हैं ना, गाड़ियाँ होते हैं, टूरिस्ट को घुमाते फिराते हैं, ऑल इंडिया लेवल के लिए परमिट मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स होगा जी, अब मतलब एक तरह से जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह होता है ऐसे ही परमिट होगा ये एक, जिसकी कब मिलेगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दोगे, उसके बाद विद इन 30 डेज आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, और ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा। ये न्यू रूल्स हैं जो ये क्या करेंगे, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे स्टेट्स में, हमारी कंट्री में, जिससे क्या है, रेवेन्यूज भी ग्रो होगा, मतलब पैसे आएंगे जी, टूरिस्ट बढ़ेगा हमारे देश में। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, डिमार्केट हाउ अमिकस क्यूरी कैन हेल्प एस जी टेल्स टॉप कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल ने अभी टॉप कोर्ट को कहा है जी, टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, टॉप कोर्ट में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा है किसने, सॉलिसिटर जनरल ने। और ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, आपने अटॉर्नी जनरल तो पढ़ा ही होगा ना, अटॉर्नी जनरल लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा पॉलिटी में। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंडर इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जी, किसी भी जज को जो उनके मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के मतलब कैपेबल हो, उसे अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल। एक तरह से ये लॉयर होता है गवर्नमेंट का वकील होता है अटॉर्नी जनरल, और इसी को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, मतलब इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर बना देते हैं, मतलब इसके नीचे अधिकारी के इसको सपोर्ट करें थोड़ा, उन्हीं को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल ने अभी बोला है टॉप कोर्ट को कि भाई साहब जो अमिकस क्यूरी आप अपॉइंट करते हो उनके लिए कोई गाइडलाइंस डिमार्केट करो, कोई रूल्स बनाओ। अभी देखो ये क्यों बोला है, क्योंकि लॉयर्स मतलब किसी वकील को क्या है, एज ए फ्रेंड अपॉइंट कर देते हैं, मतलब कोर्ट अपॉइंट कर देता है जब मान लो ऐसा केस आ गया जिसमें एक्सपर्ट चाहिए जी, और एक्सपर्ट कोर्ट के पास है नहीं, और पहले से ही बर्डन बहुत ज़्यादा है कोर्ट पे कि इतने सारी केसेस आ जाते हैं, तो किसी लॉयर को ना, किसी वकील को, एडवोकेट को, जो कोर्ट है वो एज ए मतलब उसे जज ही बना देता है, जज अपॉइंट कर देते हैं कोर्ट को, लेकिन उसका नाम होता है अमिकस क्यूरी, समझ गए। लॉयर को ही अपॉइंट कर देते हैं, वो क्या पर्टिकुलर उस केस को देखता है जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है, तो कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कोई टू फ्रेम गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस फ्रेम करो, बनाओ, टू रेन द लोअर्स, रेन का मतलब है जी लगाम लगाना, टू स्टॉप, कि लोअर्स को जो अपॉइंटेड करते हो आप एज ए अमिकस क्यूरी वेरियस केसेस में, तो इनके लिए कुछ रूल्स गाइडलाइंस बनाओ, इनका ये दुरुपयोग करते हैं, मतलब मिसयूज करते हैं। अब नीड क्या है जी गाइडलाइंस की, नीड यही है, कोर्ट अपॉइंटेड अमिकस क्यूरी होते हैं वो असाइंड रोल से बियॉन्ड जाते हैं, मतलब जो उन्हें काम दिया होता है उससे अलग काम करने लगते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है, ये इंटरफेयर करते हैं सीबीआई के मामलों में, जैसे सीबीआई वगैरह उसमें इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना उसके मामलों में, ऐसा देखा गया है। अपॉइंट तो किए गए थे किसी और केस के लिए, और किसी और ही केस में अपनी उंगली कर रहे हैं, समझ गए, ये केस है सारा। इन सम केसेस दे आर इवन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और डिक्टेटिंग द एग्जीक्यूटिव, मतलब बहुत सारे केस ऐसे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंटरफेयर करना, या फिर एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के साथ कुछ डायरेक्शन देना, उन्हें डिक्टेट करना, तो ये सारा ये करते हैं। अब अमिकस क्यूरी क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अमिकस क्यूरी क्या का मतलब है, इसका मतलब होता है, लिटरेरी ट्रांसलेट करें अमिकस क्यूरी का, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का मित्र। तो ये एक न्यूट्रल लॉयर होता है जी, जिसे कोर्ट अपॉइंट कर देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी कि अमिकस क्यूरी को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, कोर्ट करता है। जैसे जजेज होते हैं, जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनका कौन करता है अमिकस क्यूरी का, किसी लॉयर को ही बना देते हैं अमिकस क्यूरी, वो एज ए जज ही होता है, नाम है जी अमिकस क्यूरी, क्योंकि पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किया है। टू असिस्ट इन केसेस विच रिक्वायर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, जिन केसेस में ऐसे मामले होते हैं जिनमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सपर्ट चाहिए जी, निपुण लोग चाहिए कि उन मामले की उनको जानकारी हो, तो उनको अपॉइंट कर देता है कोर्ट। ये एडवोकेट ही होते हैं जी, दे आर एडवोकेट्स, वकील होते हैं, अपॉइंटेड टू द असिस्ट द कोर्ट इन एडजुडिकेशन इन इंपॉर्टेंट केस, जो इंपॉर्टेंट केस होते हैं उनमें क्या है, कोर्ट को सहायता देने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब इनके रोल्स और फंक्शन क्या है जी, देखो इंडिया में क्या है, ये अपॉइंट तब कर सकता है कोर्ट, मान लो कोई क्रिमिनल मैटर में कोई अपराधी जेल में है, कोई क्रिमिनल है जी, और वो जेल में बंद है अभी, तो उसको क्या है, कोई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वकील नहीं है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कोर्ट में उसका केस लड़ने के लिए कोई एडवोकेट नहीं है, वकील नहीं है, तो कोर्ट क्या करते हैं उस केस में, कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट कर देते हैं, ताकि उस जो अपराधी क्रिमिनल है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके कोर्ट में, कि भाई साहब आप इसका केस लड़ो, क्योंकि डिफेंड करो, आप आर्ग्यू करो इसके रिगार्डिंग, जो अक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कोर्ट ने फाइनल केस तो नहीं सुनाया, फाइनल जो अपना डिसीजन है,
उसका केस लड़ने के लिए जब उसके पास कोई वकील नहीं है तो रिप्रेजेंट करने के लिए अमिकस क्यूरी को अपॉइंट कर देते हैं कोर्ट। दूसरा सिविल मैटर में भी कर सकते हैं जी, सिविल मैटर में भी कोर्ट क्या है अपॉइंट कर सकते हैं किसी एडवोकेट को एज ए अमिकस क्यूरी। अगर उन्हें लगता है कि कोई पार्टी अनरिप्रेजेंटेड है, मतलब कि मान लो कोई पर्सन है उसके पास कोई वकील नहीं है, तो उसे प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में उसका केस लड़ने के लिए अपॉइंट कर देते हैं। दूसरा, अगर मान लो कोई पब्लिक इंटरेस्ट है जी, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है किसी मामले से, तो भी क्या है पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ से एज ए अमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देते हैं जी, किसी भी जज मतलब किसी भी लॉयर को कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो इस इन केस में ये अपॉइंट कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना अप्रोप्रिएशन बिल गेट्स द नोड ऑफ लोकसभा। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है जी, देखो जी, जब बजट पेश किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है बजट का, पहले बजट प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट मतलब पेश करना, ये बता दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कर दिया जी बजट, बता दिया क्या क्या है, 2 घंटे का भाषण दे दिया, अपना स्पीच दे दिया। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद 1-2 दिन बाद उस पर डिस्कशन शुरू हो जाता है जी, डिस्कशन करती हैं कुछ कमेटियाँ करती हैं, कमेटीज़ होती है ना, समितियाँ होती हैं, कमेटीज़ डिस्कशन करती हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स होता है जी, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स मतलब जितना पैसा चाहिए, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में ये मतलब है कि अपनी जो मिनिस्ट्रीज होती है ना, जितनी भी मिनिस्ट्री मंत्रालय, वो अपनी अपनी डिमांड रखती हैं इसमें, मतलब एक कागज़ लिखा होता है सबका, सब मिनिस्ट्रीज़ का, और उन डिमांड लिखी होती है कि वो उन्हें कितना ग्रांट चाहिए। ग्रांट्स का मतलब है जी अनुदान या दान, मतलब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जितना पैसा होता है उससे यूज करते हैं ना, गवर्नमेंट निकालती है। और पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए ना, पार्लियामेंट का क्या मतलब है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जब ये बिल पास कर देंगे तब जाके वो पैसा निकाल सकती है गवर्नमेंट। और सारी मिनिस्ट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स रखती हैं अपनी कि हमें 1 साल के चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना हमें डिमांड मतलब ग्रांट दो, दान दो, तो सब रखती हैं। उसके बाद फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद क्या है, किस अप्रोप्रिएशन बिल में ये लिखा होता है क्वांटम और पर्पज, मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, कितना पैसा चाहिए गवर्नमेंट को 1 साल चलाने के लिए, 1 साल के लिए कितना पैसा चाहिए। और उसमें पर्पज लिखा होता है किस पर्पज के लिए, मतलब कहाँ पैसा खर्च करोगे भाई साहब और कितना पैसा चाहिए, ये अप्रोप्रिएशन बिल में लिखा होता है। उसके बाद आता है फाइनेंस बिल, इसमें एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए सारा डेटा होता है। और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है समझ लो बजट पास हो गया, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अभी लोकसभा ने ये पास कर दिया जी अप्रोप्रिएशन बिल, इसलिए क्या है न्यूज़ में है। तो मनी बिल के बारे में तो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है आपके सिविल सर्विस एग्जाम में, प्रीलिम्स में, हो सकता है अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में भी पूछ लें, तो पढ़ लेते हैं। लोकसभा ने अभी क्लियर कर दिया अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या है विदड्रॉ कर सकती है फंड, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तभी वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही पैसा निकाल सकती है, अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं ऑपरेशन करने के लिए, और वेरियस प्रोग्राम चलाए होते हैं, स्कीम योजना लोगों के लिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए सारा पैसा। बिल जब पास हो जाता है लोकसभा से, ये अप्रोप्रिएशन बिल की बात हो रही है जी, जब बिल पास हो जाता है तो क्या है उसे राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और आई है जिसमें इंपॉर्टेंट, आपने लक्ष्मीकांत में शायद पढ़ी होगी कि अभी जो ओम बिरला है जी, स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने इस बिल को, अप्रोप्रिएशन बिल को क्या है ग्लोटिन के थ्रू पास किया है। ये ग्लोटिन क्या है, ग्लोटिन देखो जी, अभी बिल में अप्रोप्रिएशन बिल है, इसकी बहुत सारी प्रोविजन है, मान लो इसमें 1000 प्रोविजन है, मतलब धाराएं, सेक्शन है, लिखा हुआ है इस बिल में कि 1 नंबर पे इतना, 2 नंबर पे इतना, 3 नंबर पे ऐसे 1000 है। अब ये डिस्कशन चल रहा है जी इसका 2-3 दिन से लोकसभा में, लेकिन क्या हुआ कि इसे 2 दिन अलॉट किए गए थे लोकसभा में कि 2 दिन में आप डिस्कस कर लो जितना करना है, लेकिन इन्हें 2 दिन में क्या है, ये सिर्फ 900 प्रोविजन को ही डिस्कस कर पाए और 100 प्रोविजन बच गई, ये डिस्कस ही नहीं हो पाई। फिर स्पीकर ने क्या जी, स्पीकर करेगा जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के कि भाई साहब आपका टाइम दिया था पूरा हो गया, अभी से ऐसे ही पास करो, तो इन 100 प्रोविजन को डिस्कस किए बिना पास कर देते हैं। इस सारी प्रोविजन को मैकेनिज्म को बोलते हैं कि जब विदाउट डिस्कशन एनी पार्ट ऑफ ए बिल इज पास्ड बाय एनी मतलब हाउस, तो उसे बोलते हैं ग्लोटिन। ग्लोटिन के जरिए पास कर दिया कि जो बची हुई थी इसकी जो पैसेज बचे हुए थे, तो ये क्या विदाउट डिस्कशन पास कर दिया, तो उसे बोलते हैं ग्लोटिन। ग्लोटिन का मतलब समझ आ गया होगा, तो बोलो यस, आप कुछ बोलते तो हो नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो अप्रोप्रिएशन बिल, अब आगे क्या प्रोसेस है इसे देखते हैं। देखो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, एक मनी बिल ही होता है। मनी बिल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है, आप जाके करंट विद जीएस लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ पे क्लिक करो, पॉलिटी लिखा हुआ है, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे मनी बिल है, आपको सारी डिटेल मिलेगी
कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा कुछ नहीं छूटेगा, चाहे प्री का मेंस का। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? एक मनी बिल ही होता है जिसमें क्या है, दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं गवर्नमेंट जब ये हो जाता है पास। इसके लिए आर्टिकल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा आर्टिकल? 114, 114 नंबर का आर्टिकल है जी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट विदड्रॉ कर सकती है मनी कंसोलिडेट फंड से। कब? ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा जी, मतलब अपनी सहमति दे देगा, तब ही निकाल सकती है। और पार्लियामेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों आते हैं जी इसमें। अब टू पुट इट सिंपली, फाइनेंस बिल कंटेन्स प्रोविजन ऑन फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद क्या जी, अप्रोप्रिएशन के बाद जब अप्रोप्रिएशन बिल हो जाता है पास, उसके बाद फाइनेंस बिल आता है जिसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होता है ना, खर्चा गवर्नमेंट का, उसको फाइनेंस करने के लिए प्रोविजन होती है जो उसको मतलब पैसे के लिए उसमें प्रोविजन होती है। और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, पर्पज और क्वांटम, मतलब कितना पैसा और कितना आपको किस पर्पज के लिए चाहिए, ये सारा इसमें अप्रोप्रिएशन बिल में होता है। ये फर्क होता है दोनों में। फाइनेंस बिल में तो क्या होता है कि जितना भी खर्चा होगा गवर्नमेंट का, उसको फाइनेंस करने के लिए प्रोविजन, मतलब उसको कितना पैसा चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए। और इसमें क्वांटिटी और पर्पज, लक्ष्य भी होता है जिसमें क्वांटम के साथ साथ, कि किस पे खर्च करोगे कितना पैसा, अप्रोप्रिएशन बिल में। तो ये सारा इसमें डिफरेंस है जी। अब प्रोसीजर क्या क्या होता है, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना है, पहले गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी जी इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना, अप्रोप्रिएशन बिल किस में इंट्रोड्यूस होता है? लोअर हाउस में, यानी कि लोकसभा में। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता अप्रोप्रिएशन बिल। एक चीज़ याद रखनी है, ये कब कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कब अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। तब लाया जाता है जब बजट पे डिस्कशन ओवर हो गया हो, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स हो गई हो। मतलब कि जैसे अभी मैंने प्रोसेस स्टार्टिंग में बताया था कि जब बजट पास करते हैं, पहले पेश होता है, प्रेजेंट होता है, फिर डिस्कस होता है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती है। हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रखती है, इतना पैसा हमें चाहिए जी एक साल के लिए। तो जब इस पे वोटिंग हो जाती है ना लोकसभा में, इस पे सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होती है, याद रखना, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। ये चीज़ याद रखनी है, ये भी पूछी गई है जी बहुत सारे पीएससी के एग्जाम में, स्टेट के में, कि डिमांड फॉर ग्रांट्स पे सिर्फ लोकसभा में, ओनली लोकसभा में वोटिंग होती है, राज्यसभा को अधिकार नहीं होता वोट करने का। तो इसमें क्या है, जब इस पे वोटिंग हो जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है। तो ये लोकसभा पास करता है पहले इसको, अप्रोप्रिएशन बिल को, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, सेंड टू राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है, रिकमेंड कर सकते हैं जी कुछ अमेंडमेंट, कुछ सिफारिश कर सकती है कि इस बिल में, अप्रोप्रिएशन बिल में आप ये संशोधन कर दो। लेकिन ये लोकसभा का प्रोरोगेटिव है। प्रोरोगेटिव का मतलब है जी स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार है लोकसभा के पास कि राज्यसभा की बात माने, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, कि माने या ना माने, कि जो रिकमेंडेशन, जो सिफारिश अपर हाउस ने करी है, पार्लियामेंट के अपर हाउस का मतलब है जी राज्यसभा ने जो सिफारिश भेजी है कि इन प्रोविजन को आप इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, हटाओ या कुछ इसमें जोड़ो, ये लोकसभा की मर्जी है कि भाई साहब हम आपकी बात माने ना माने। मतलब स्पेशल राइट है इस रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन बिल के रिगार्डिंग, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, एक मनी बिल है, और मनी बिल में तो स्पेशल राइट है लोकसभा के पास। तो लोकसभा के पास मर्जी है जी, माने ना माने लोकसभा की, मतलब राज्यसभा की बात माने या ना माने लोकसभा। तो लोकसभा के पास हायर एंड है राज्यसभा से अप्रोप्रिएशन बिल के रिगार्डिंग। अब इसका एक यूनिक फीचर और है जी अप्रोप्रिएशन बिल का। जैसे मान लो जब अप्रोप्रिएशन बिल ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है, रिपील का मतलब है जी कैंसल या मतलब रिमूव, अपने आप ये खत्म हो जाता है। कैसे? जब एक्ट का जो पर्पज है ना, स्टैट्यूटरी पर्पज, मतलब स्टैट्यूटरी पर्पज का मतलब ये है जिस बिल में, अप्रोप्रिएशन बिल में कुछ क्वांटिटी रखी गई और पर्पज रखे गए कि इसके लिए पैसा चाहिए, जब इसका पर्पज पूरा हो जाता है अप्रोप्रिएशन बिल का, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिपील हो जाता है, मतलब अपने आप रिमूव, अपने आप कैंसिल हो गया, हट गया, रिमूव, अब खत्म है बिल्कुल, अब है ही नहीं अप्रोप्रिएशन बिल उस साल का। अब नए साल का बिल आएगा ना, अपने आप रिपील हो जाता है। तो ये इसकी खासियत बात है। अब क्या होता है कि अगर व्हाट हैपन्स व्हेन द बिल इज डिफीटेड, अगर बिल पास ही ना हो अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में, तो क्या होता है? देखो जी, हम अपने इंडिया में कौन सा फॉलो करते हैं सिस्टम? वेस्टमिंस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जी हमारे कंट्री में। वेस्टमिंस्टर एक लंदन में जगह है जी, जहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका पार्लियामेंट लोकेटेड है, उसका संसद लोकेटेड है लंदन में, एक जगह है वेस्टमिंस्टर। तो इसको जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होंगी, प्राइम पार्लियामेंट्री फॉर्म
ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होंगी और रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के, उत्तरदायी होगा जी लोकसभा के। तो ये मॉडल है जी वेस्टमिंस्टर मॉडल है। तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, पास होना जरूरी है लोकसभा में। तो ये अप्रोप्रिएशन बिल अगर डिफीट हो गया, पास नहीं हो गया जी, अगर फाइनेंस बिल भी पास नहीं हुआ जी, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। और आपको पता है जब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी का मतलब है जी 50% से ज़्यादा मेंबर सदस्य होने चाहिए, एमपी होने चाहिए लोकसभा में। और जब इनके पास लोकसभा में एमपी नहीं है, मेजोरिटी है ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्यों बना रखी है इन्होंने, बाहर निकलो आप। तो उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, इस्तीफा, कि अप्रोप्रिएशन बिल आपका पास हुआ नहीं, इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी है ही नहीं जो गवर्नमेंट बना रखी है आपने, तो आप जाओ भाई साहब रिजाइन दो और गवर्नमेंट डिफीट हो जाएगी, दोबारा फिर इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाती है जी, ये पास होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्लियामेंट्री वोटिंग में क्या होता है, वुड नेसेसिटेट रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट और ए जनरल इलेक्शन। तो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और क्या है, गवर्नमेंट के दोबारा इलेक्शन होंगे जी एमपीज के, लोकसभा के लिए। लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन इंडिया टिल डेट। अभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि अप्रोप्रिएशन बिल कभी पास ना हुआ हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, जब भी गवर्नमेंट बना रखी है और तभी वो बिल पास करा रहे हैं, बजट पास करा रहे हैं। अब स्कोप क्या जी डिस्कशन का, जब ये अप्रोप्रिएशन बिल पास कराया जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस की जाती है, इसमें जी पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो भी चीज़ें वो डिस्कस की जाती हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हैं जो गवर्नमेंट की हैं वो डिस्कस की जाती हैं इसमें। लेकिन हाँ, जो डिस्कशन पहले हो चुका है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे, इससे पहले डिमांड्स फॉर ग्रांट्स डिस्कस की जाती है ना पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उससे पहले जो डिस्कशन हो चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये स्पीकर देखते हैं जी, स्पीकर ये चीज़ देखते हैं कि भाई साहब आप कोई इमिटेशन तो नहीं कर रहे हो, दोबारा जो डिस्कशन हो चुका है वो रिपीट तो नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो उसको क्या है, करने नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं देते हैं स्पीकर। तो वो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है बस इसमें। तो इतना ही था इसके बारे में, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना MMDR अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्या जी, MMDR माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। माइंस का मतलब पता है ना, खदान होती हैं, जैसे कोयले की हो गई, कोयला की खदान, कोल की, सिल्वर की, चांदी की होगी, डायमंड की होगी, मतलब ये जी पहाड़ वगैरह हैं यहाँ पे कोयला वगैरह निकलता है ना, खदान खोदते हैं, खोद के, वही माइंस हैं। मिनरल्स, मिनरल्स वो जो उनमें खनिज पदार्थ निकलते हैं, जैसे कोयला निकल गया जी, और सिल्वर निकल गया, चांदी निकल गया, कुछ भी निकल गया, यूरेनियम निकल गया, थोरियम निकल गया, ये मिनरल्स हैं। तो इनके लिए एक बिल में बना लाया गया जी, अमेंडमेंट किया गया है। पहले बिल था इनका, मतलब एक्ट था, कौन सा, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये 1957 का एक्ट है जी, कानून है। इसमें संशोधन करने के लिए, अमेंड करने के लिए ये बिल ला के आया गया है 2021 का, लोकसभा में अभी इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब इसकी हाईलाइट देख लेते हैं, फीचर क्या क्या इसमें रखा गया है। इसमें जी रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स। ये बिल क्या करता है कि जो अब क्या है, नो माइंस विल बी रिजर्व फॉर पर्टिकुलर एंड यूज। अभी तक क्या है, जैसे मान लो किसी को भी कंपनी को माइंस दी, गवर्नमेंट ने अलोकेट की, गवर्नमेंट ने दी कि भाई साहब आप यहाँ से खनिज पदार्थ निकालो, मिनरल्स निकालो, और इनके आप ही यूज करोगे, इनके एंड यूज होगा ना मिनरल्स का, वो आप ही यूज करोगे। ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी, जो ये लिमिट लगाई हुई थी ना, सीमा लगाई हुई थी तय कि आप ही यूज करोगे, ये रेस्ट्रिक्शन इस बिल के जरिए हटा दी। जब ये बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, पार्लियामेंट पास कर देगी, तो ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगी। इसमें क्या था, सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस। जो कैप्टिव माइंस होती है ना जी, कैप्टिव माइंस कौन सी होती हैं, ऐसी माइंस होती हैं जी, ऐसी खदानों को बोलते हैं, जो जैसे मान लो किसी कंपनी को, ए कंपनी को अलोकेट की, ए कंपनी को दी गवर्नमेंट ने ये माइंस, और जो भी इसमें माइंस वगैरह निकलेगा ना, आप ही यूज करोगे, किसी और को बेचोगे नहीं, सेल नहीं कर सकते। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या है, ये अलाउ कर दिया कि जो भी कैप्टिव माइंस होंगी, आप 50% तक, अप टू 50% तक उन्हें सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो ओपन मार्केट में, आफ्टर मीटिंग देयर ऑन नीड्स। जब आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो आप क्या करोगे, उसके बाद 50% तक जो मिनरल आपने निकाले यहाँ से खोद के, उन्हें आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ये परमिशन दे दिए। लेकिन एक चीज़ है, अदर देन एटॉमिक मिनरल, जो एटॉमिक मिनरल होंगे उन्हें अभी तक सेल नहीं करोगे आप। इसके बाद भी एटॉमिक मिनरल होते हैं जी, जिनसे एटॉमिक पावर बन सकती है, मतलब परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम बन सकते हैं जी, एटॉमिक बम, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये चीज़ आप नहीं बचोगे, सेल नहीं करोगे, ये आप ही यूज करोगे, जो कैप्टिव माइंस हैं। और एक होती है जी नॉन कैप्टिव माइन, उन पे कोई लिमिट नहीं हो सकती, आप बेच सकते हो। लेकिन जो कैप्टिव माइन के नाम पे आपको दी गई है, उसे आप ही यूज करोगे। लेकिन अभी प्रोविजन की कर दी गई है, एटॉमिक मिनरल को छोड़ के जो भी मिनरल की आप
निकाल रहे हो वहाँ से, एक्सप्लोर कर रहे हो, खोज रहे हो जा अप टू 50% बेच सकोगे। तो ये है जी। इसके बाद क्या है जी, गवर्नमेंट उसे इंक्रीज भी कर सकती है, 50% की जो लिमिट है ना उसे इंक्रीज भी कर सकती है थ्रू द नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन निकाल देगी, अगर मान लो आपकी डिमांड कंपनी की पूरी होगी 10% से ही, कंपनी को सिर्फ चाहे कोयला चाहिए था 10%, उसकी नीड पूरी होगी, उसके बाद 90% बच गया तो नोटिफिकेशन के जरिए निकाल सकती है, गवर्नमेंट की मर्जी है जी। ऑक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, क्या जी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कुछ सर्टेन केसेस में, निश्चित मामलों में ऑक्शन कर सकती है। ऑक्शन का मतलब है जी नीलामी, जैसे नीलामी करते हैं ना, जैसे कोयल माइन बेचनी है, यहाँ पे नीलामी करेगी जी, ऑक्शन करेगी, बोली लगेगी, ये बोली लगेंगे, हाँ हम 1000 रुपये देंगे, हम 1000 रुपये में तो कर नहीं मिलती है, 1000 करोड़ लगा लो, 1000 करोड़, 1000 करोड़ देंगे इस माइंस का, कंपनियां बोली लगाती हैं। दूसरी कहती है हम 2000 देंगे, 3000, इसे बोलते हैं ऑक्शनिंग, ऑक्शन, बोली लगा के बेचना। फिल्मों में देखा होगा ना, कभी कभी घर नीलाम हो रहा रहता है एक्टर का, तो यही चीज़ है जी ऑक्शन। तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन केस में ऑक्शन कर सकती है, किसके साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कंसल्ट करके कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, अनेबल है टू कंप्लीट द ऑक्शन प्रोसेस, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन प्रोसेस नहीं कर सकती विद इन दिस पीरियड, कोई मतलब समय दिया गया है इस पीरियड में, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है ऑक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा सकती है ऑक्शन, उसकी नीलामी कर सकती है किसी भी खदान की, मान लो किसी स्टेट में है। ट्रांसफर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, अभी अनुमति दे गई है इस बिल में, जब ये पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कि इन्हें जो मान ले स्टैट्यूटरी क्लियरेंस दी गई है, कि आपको मान लो परमिट दिया गया, परमिशन दी गई है, आपको लाइसेंस दिया गया है इस एक्ट मतलब इस माइंस का, तो वो क्या है, आप ये वैलिड होगा, इसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कोई और निकाल सकता है, ये चीज़ इसमें की गई है। ये क्या, कब तक ट्रांसफर जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है वैलिड कब तक होगा, विल बी वैलिड थ्रू आउट द लीज पीरियड द न्यू लेजी। देखो जी, लीज पीरियड का मतलब है, लीज का मतलब होता है जी एक तरह से किराए पर लेना, पट्टे पे लेना, हिंदी में बोलते हैं पट्टे पे, लेकिन किराए से समझो, जैसे आप रूम रेंट पे लेते हो ना किराए पे, तो ऐसे क्या है, भूमि हो गई, लैंड हो गई जी, या कोई माइंस, उसको जब किराए पे लेते हैं उसको बोलते हैं लीज पे लेना। तो क्या है, गवर्नमेंट लीज पे दे देती है कुछ दिन के लिए, किराए के लिए, कुछ सालों के लिए। तो जिस पीरियड के लिए, मान लो 5 साल के लिए किसी कंपनी को, एक कंपनी को गवर्नमेंट ने माइंस दी, मतलब खदानें दी 5 साल के लिए लीज पे, तो वो क्या है, जो उसे परमिशन मिली ना, इसको किसी न्यू लीज, लेजी को, लेजी का मतलब है पट्टे पे लेने वाला, जो किराए पे ले रहा है ना उसे बोलते हैं लेजी, जो किराए पे इसको ले रहा है खदान को, माइंस को, वो हो गया लेजी। अब ये क्या है कि इस पीरियड में, जो लीज पीरियड है 5 साल का दिया हुआ है मान लो, जैसे उस पीरियड में अगर वो कंपनी चाहे तो इसको किसी और नए लीजी को बेच सकती है, दे सकती है, ये वैलिड होगा जी। नेक्स्ट क्या है, अलोकेशन ऑफ माइंस विद एक्सपायर्ड लेजीज, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट है जी कि जो मान लो एक्सपायर्ड हो गया जी, जिसका लीज मतलब पीरियड जितना था एक्सपायर्ड हो गया, तो उसको अलोकेट कर सकती है गवर्नमेंट कंपनीज को, कोई गवर्नमेंट कंपनी को अलोकेट कर सकती है इस लीज को। इससे क्या है, दिस स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट ए लीज फॉर ए सच माइंस टू ए गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट में लीज पे दे सकती है अप टू पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर तक दे सकती है, और अंटिल द सिलेक्शन ऑफ न्यू लेजी। या तो देखो जी, जिसका जैसे मान लो कोई माइंस है जी, ये 5 साल के दिए, इसका पीरियड खत्म हो गया लीज का, इसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उसे दे सकती है किसी और कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को लीज पे दे सकती है 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए, या फिर तब तक कोई नया लेजी नहीं मिल जाता, कोई और उसे लेने वाला नहीं मिल जाता, कोई कंपनी खरीदने वाली नहीं मिल जाती, तब तक जो विच एवर इज अर्लियर, जो भी पीरियड पहले होगा, अगर मान लो 10 साल के लिए दे दीजिए, या फिर लेजी मिल गया जी उसे, कोई खरीदने वाला मिल गया पट्टेदार, तो वो उसको दे देगी जी, फिर 10 साल के लिए नहीं देगी। सिग्निफिकेंस क्या जी इसके, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये नया बिल लेके आ रहे हैं, इससे क्या होगा जी, जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें स्पीड अप होगा जी, मतलब प्रोसेस सारा जल्दी से हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, इससे जो प्रोसीजर है जी उसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा, और सारी पार्टीज़ को, मिनरल्स जहाँ पे क्या है लोकेटेड होते हैं, सबको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। कैसे, क्योंकि ये क्या क्रिएट करेगी, एफिशिएंट एनर्जी मार्केट क्रिएट करेगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, जो कोल इंपोर्ट करता है इंडिया वो रिड्यूस होगा जी, कोल इंपोर्ट, मतलब हम बाहरी देश से क्या है कोल इंपोर्ट करते हैं, अभी क्या है हमारी देश में अगर प्रोसेस क्या है सिंपल हो जाएगा, तो क्या है नई कंपनियां लीज पे लेंगी, और वो क्या है कोल वगैरह जब निकालेंगी, एक्सप्लोर करेंगी, जितना उनका यूज है उसके बाद वो बेच सकेंगी, तो प्रोसेस जब सिंपल हो जाएगा तो यहाँ पे कोल वगैरह कंट्री में ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकेगा, इससे हमारा जो कोल इम्पोर्ट है, कोल हम आयात करते हैं, वो इम्पोर्ट घटेगा, समझे, जो हमारे डॉलर वगैरह खर्च होते हैं बाहर से खरीदने से और कंट्री से, वो भी कम हो जाएंगे। और क्या होगा जी इससे, अभी जो कोल इंडिया लिमिटेड है एक कंपनी है जी, उसकी जो मोनोपोली सेक्टर में वो
खत्म हो जाएगी। पुट एन एंड मतलब मोनोपोली का मतलब है जी एक अधिकार, अभी सिर्फ ये जैसे कोल माइनिंग करती है इसका अधिकार खत्म हो जाएगा सेक्टर में, और भी कंपनियां कर सकेंगी। इससे क्या होगा, इंडिया को एक्सेस होगा जी हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, मिनरल्स को खोज करने में, एक्सप्लोर करने में, एक्सप्लोर का मतलब है जी खोजना, कि मिनरल्स वगैरह खोजने में नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो ये सब फायदे होंगे जी इसके, यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम नेक्स्ट टॉपिक है जी अपना। अभी न्यूज़ में इसलिए जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जी ममता बनर्जी, अभी पता है आपको वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। ये इनकी कौन सी पार्टी है जी ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जी, ये इनकी पार्टी है, का नाम है तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने मैनिफेस्टो का मतलब होता है जी इलेक्शन से पहले कुछ डिमांड रखते हैं जी, कुछ मतलब कुछ प्रोविज़न, मान लो कुछ मैनिफेस्टो में बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम ये लेके आएंगे, गवर्नमेंट जब हमारी बन जाएगी हम इस राज्य में, स्टेट में या कंट्री में, अगर लोकसभा के इलेक्शन है या राष्ट्र मतलब विधानसभा के, अभी तो स्टेट में हो रहे हैं, तो इसमें स्टेट में क्या करेंगे कि ये स्टेप लेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम इतने घर बनवाएंगे मुफ्त में, या स्कूल बनवाएंगे, लोगों को फ्री राशन देंगे, बाइक देंगे, सभी लोगों को मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, सभी लोगों को फ्री में दारू देंगे पीने के लिए, मतलब ऐसे ही मजाक के लिए ये मैनिफेस्टो होता है कि जिसमें सब कुछ लिखा होता है गवर्नमेंट जो करना चाहती है जीतने के बाद। अब यही जारी किया है 2021 का जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल में। तो इस मैनिफेस्टो में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो क्राइटेरिया अभी लाया गया है उसमें क्या कहा गया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है, लगभग 1.6 करोड़ पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की, हर फैमिली को, जो जनरल कैटेगरी के फैमिली है उनको 500 रुपये पर महीने देंगे, पर मंथ, और जो SC ST कैटेगरी में आती है जी उनको हम क्या देंगे, 1000 रुपीज़ पर मंथ देंगे। मतलब चाहे वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, जब गवर्नमेंट बन जाएगी जी अगले 5 साल तक उन्हें 500 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं, हर जनरल कैटेगरी के पर्सन, मतलब हर फैमिली को, परिवार को मिलेगी, ये बात याद रखना है, हर फैमिली को, ऐसा नहीं है हर पर्सन को, हर मतलब प्रत्येक आदमी को नहीं मिलेगा, हर फैमिली को मिलेगा, पर हाउस होल्ड मिलेगा 1000 SC ST को और 500 सॉरी जनरल कैटेगरी को। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा जी इन द नेम ऑफ वुमन हेड ऑफ द फैमिली, जिसमें क्या है जी हेड ऑफ द फैमिली मतलब परिवार की मुखिया वुमन होंगी, उसके अकाउंट में, महिला के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, उसके बैंक अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे 500 और 1000 रुपये। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है जी, ये प्रोग्राम क्या है, इसके अंतर्गत क्या है जी, ऑल सिटीजन को, यहाँ बात रखना ऑल सिटीजन, रेजिडेंट नहीं है, मतलब हमारे जो नागरिक हैं भारत के सभी सिटीजन को क्या है, कंट्री में या स्टेट में एक गिवन ए सम ऑफ मनी, कुछ मनी दी जाती है हर महीने, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम रिसोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब चाहे उनकी कितनी इनकम हो, चाहे अंबानी क्यों ना हो जी, अंबानी मुकेश अंबानी जिसकी जियो कंपनी है, जिसकी आप सिम चलाते होंगे, तो चाहे अंबानी है जी, चाहे पुअर से पुअर, गरीब से गरीब आदमी है, सबको चाहे कोई सी भी जॉब पे, चाहे सरकारी जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, चाहे जी वो चाय बेचते हो, समझ गए, तो हर किसी आदमी को एक पर्टिकुलर इनकम दी जाती है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और इनकम, तो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसी ये व्यवस्था है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और याद रखना हर सिटीजन को दी जाती है ये, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट किसको दे रही है, फैमिली को, पर फैमिली दे रही है, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है हर सिटीजन को देना। ये अभी हमारे इंडिया में लागू है नहीं। ये क्या करती है, फ़ायदा क्या है जी इसका, मेन आइडिया क्या है UBI का, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, इसका आइडिया है जी रिड्यूस पॉवर्टी, की गरीबी को बढ़ाए और इंक्रीज इक्वलिटी, समानता लेके आए सिटीजन के बीच में, इसका ये पर्पज होता है। जो असेंशियल प्रिंसिपल क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये सिटीजन को क्या है, एक कम से कम लाइवेबल इनकम मिले ताकि अपने जीवन का वो निर्वाह कर सके, अपनी लाइवलीहुड चला सके, इररेस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंसेस दे आर बोर्न इन, मतलब किसी भी वो कंडीशन में उनका जन्म हुआ है, उनको कम से कम मिनिमम इनकम मिल सके ताकि अपना खाना खर्चा वो निकाल सकें महीने का। अब ये जो है जी यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट है जी इनके, क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि ऑल सिटीजन इंक्लूडेड, इसमें जी सारे नागरिक हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। अनकंडीशनलिटी, इसमें कोई प्रायर कंडीशन नहीं होती कि इस बेस पे आपको इनकम दी जाएगी, जैसे अभी क्या है कुछ BPL वगैरह पुअर फैमिलीज को राशन कार्ड के जरिए PDS जो होता है जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए राशन दिया जाता है ना, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप पुअर फैमिली से हो, नहीं, सबको दिया जाएगा अनकंडीशनली। पीरियोडिक होगा जी, पीरियोडिक का मतलब पेमेंट पीरियोडिकली रेगुलर इंटरवल पे होगी, हर महीने दी जानी है तो दी जानी है। दूसरा पेमेंट इन कैश, कैश में पेमेंट होगी जी, मान लो नॉट फूड
नॉट फूड वाउचर और सर्विस कूपन, कोई फूड वाउचर नहीं दिए जाएंगे कि आप ये वाउचर ले लो जाके कहीं से भी किसी दुकान से ये खरीद लो, फूड खरीद लो, ना, ये आपके ट्रांसफ़र की जाएगी, बेनिफिट दिया जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बेनिफिट क्या है जी, फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये जी, प्रोवाइड सिक्योर्ड इनकम टू इंडिविजुअल, हर आदमी को क्या जी इनकम मिलेगी, आय मिलेगी, कोई कमा भी नहीं रहा है, जॉब नहीं है, बेरोजगार है, सबको इनकम मिलेगी। ये पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा जी, गरीबी को हटाएगा और इनइक्वलिटी को रिड्यूस करेगा, मतलब ऐसा मानता है जो हमारी सोसाइटी में, समाज में, उसको घटाएगा। दूसरा क्या है, परचेजिंग पावर को, जो परचेजिंग पावर है एवरी पुअर पीपल की, उसको इंक्रीज करेगा। परचेजिंग पावर का मतलब है जी खरीदने की जो कैपेबिलिटी है। जब आपके पास पैसा होंगे तो आप कुछ खरीदोगे ना, कुछ खरीदोगे, परचेज करोगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, समझ गए? तो इससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी जी मार्केट में, तो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, इजी टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट लागू करना इसे इजी आसान है, बिकॉज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी इज इन्वॉल्व, क्योंकि जी हमें कोई बेनिफिशियरी, जैसे मान लो पुअर फैमिलीज को देना है कुछ राशन वगैरह, तो पहले आइडेंटिफाई करती है ना स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन पुअर पीपल है, लेकिन इसमें कुछ आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, तो आसान है इंप्लीमेंट करने में, सबको देना है, चाहे किसी की कितनी भी इनकम हो, गरीब हो अमीर हो। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी, देखो जी इसका इंप्लीमेंट करना, लागू करना बहुत ही आसान है कि बस बैंक में ट्रांसफर करने है पैसा। तो इससे क्या है, जो गवर्नमेंट की मनी इम्प्लीमेंटेशन में और स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जो पैसा खर्च होता है ना, तो उसको वेस्टेज जो मनी होती है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। जैसे मान लो पीडीएस देना जी, उसके लिए अधिकारी जाते हैं, स्पेशल अधिकारी जाते हैं, राशन देना है, तो खर्चा भी होता है ना, और स्कीम को प्रोवाइड करने में, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। अब इसको सपोर्ट कौन करता है जी, आइडिया को, इसको सपोर्ट करता है जी, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए, कौन कौन कहता है? देखो जी, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था इंडिया का 2016-17 का रिलीज, उसने भी ऐसा एडवोकेट किया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट होना चाहिए, ऐसा उसने बोला था। तो ये क्या है, एज एन अल्टरनेटिव टू द वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम, तो सोशल वेलफेयर जो स्कीम चलाई जाती हैं उनको सबको हटा के यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऐसी चलाई जाए, ऐसा सपोर्ट किया था यूनिवर्सल, जब इकोनॉमिक सर्वे आया था इंडिया में 2016-17 का। दूसरे इसके सपोर्टर कौन कौन है जी, इसके सपोर्टर हैं जी, एक इकोनॉमिक्स हैं जी, नोबल लॉरियट हैं कौन, जिनका नाम है पीटर डायमंड, वो भी सपोर्ट करते हैं। क्रिस्टोफर ये पिसाराइड्स, ये भी सपोर्ट करते हैं। और जो फेसबुक के फाउंडर हैं जी, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक तो जानते हैं ना, उसके जो जिसने बनाया था, ये भी सपोर्ट करते हैं। दूसरा एलोन मस्क हैं जी, ये टेस्ला के फाउंडर हैं। एलोन मस्क आपको पता है इस साल दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए, सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, तो ये भी सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, ऐसी कोई इनकम होनी चाहिए कि सबको मिले इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और इनकम। तो इसके चैलेंजेस क्या है जी, मतलब इसके चुनौतियाँ क्या है, इसको इंप्लीमेंट करने में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है इंडिया में, उसको इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखो, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग यूबीआई इज ए मेजिंग फैक्टर, इसको इम्प्लीमेंट करने में, देखो इसमें लाभ में भी लिखा था कि इनकम कम है, मतलब इसके रिड्यूस करेगा वेस्टेज ऑफ मनी को, लेकिन इसके जो चैलेंजेस में है, क्योंकि हाई कॉस्ट होगी जी इसे इम्प्लीमेंट करने में, और इसी वजह से क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, मतलब पॉलिटिकल विल का मतलब है, लैक का मतलब कमी, पॉलिटिकल विल का मतलब है राजनीतिक इच्छा नहीं है जी, लीडर्स नहीं चाहते कि ये इम्प्लीमेंट हो। दूसरा इसका सबसे मोटा जो चैलेंजेज है ना, सबसे बड़ा चैलेंजेज है वो है कि ये क्या है, रिड्यूस करेगा द मोटिवेशन ऑफ वर्क। इसका क्या मतलब है, देखो जी, अगर घर पे बैठे बैठे 500, 1000, 2000 रुपये सबको मिलेंगे हर सिटीजन को, तो कौन काम करना, कौन चाहेगा? ये डिमोटिवेट करेगा, कहेगा अरे कौन काम करने जाए, कौन मजदूरी करे, छोड़ो। तो काम धंधा सब कुछ रुक सकता है हमारी कंट्री में, और वर्कर्स की कमी हो सकती है। ये सब सोचेंगे अरे पैसा तो आ ही जाता है, 2000 रुपये में अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, कौन काम करेगा? तो ये क्या है, एक तरह से रिड्यूस करेगा वर्क के लिए मोटिवेशन को, तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना, डोंट प्राइवेटाइज रेलवेज सेज अपोजिशन। अभी अपोजिशन पार्टीज ने बोला है कि रेलवेज को आप प्राइवेटाइज मत करो, कि उनका प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, निजी हाथों में दे रही है रेलवेज को, कि गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे जी, प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी रेलवेज को। तो अपोजिशन ने ये कहा है कि क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, मतलब आलोचना की है कि आप जो प्राइवेटाइज कर रहे हो पिछले 7 ईयर से इसको। तो देखो, ये हमारे मेंस में कुछ पॉइंट हैं, लिखने के लिए काम आ सकते हैं, आप लिख सकते हो, किसी अपोजिशन या पार्टी का नाम ना लेके तब लिख सकते हो। तो कंसर्न क्या है जी, प्रॉब्लम क्या, अपोजिशन लीडर बोलते हैं जी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे में क्या है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइवेटाइजेशन क्या है कि वुड ओनली बेनिफिट कॉरपोरेट्स, ये सिर्फ क्या है, कंपनी वगैरह कॉरपोरेट्स हैं उनको ही फ़ायदा होगा, लेकिन जो रेलवेज का जो रिवेन्यू होता है, फ़ायदा उसका हो, उसमें लॉस होगा। एग्जाम्पल क्या दिए हैं जी कि लॉस होगा रेलवेज को, एग्जाम्पल ये दे गए हैं कि पहले क्या है, जो एयर फ्लाइट थी जी, जैसे
मतलब जहाज़ वगैरह चलाते थे एयरलाइन से, जैसे एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, इनका भी प्राइवेटाइज किया गया। तो ये भी क्या है, अभी ये भी फ़ायदे में नहीं चल रही है, इनका भी नुकसान हो रहा है। पहले भी क्या नुकसान में चल रही थी जी, घाटे में चल रही थी, तो इनको बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में गवर्नमेंट ने, तो इनसे भी कोई रिवेन्यू गवर्नमेंट को मिला नहीं उसके बाद से, तो ये भी अभी तक घाटे में चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राइवेटाइज करोगे रेल को तो इट ऑल्सो मीन्स राइज इन फेयर, कि प्राइवेट प्लेयर्स तो क्या जी प्रॉफिट चाहते हैं, वो किराया बढ़ाएंगे, फेयर्स बढ़ाएंगे, फेयर का मतलब किराया। अब बिसाइड्स प्राइवेटाइजेशन डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। देखो जी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, बढ़ेगा। इससे पहले क्या है, कैटरिंग सर्विस को ऑलरेडी प्राइवेटाइज किया हुआ है रेलवे में। कैटरिंग सर्विस होती है जो, कभी रेल में सफ़र किया है आपने, रेल में गए हो तो उसमें जो खाना पीना आपको मिलता है ना रेलवे में, उसको बोलते हैं कैटरिंग सर्विस। ये खाना पीना अभी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, वो लीज पे ले लेते हैं जी, किराए पे, वो खाना बनाते हैं, बेचते हैं और पैसा लेते हैं आपसे, तो ये अभी प्राइवेटाइज है। तो इनकी क्या है, जो खाना वगैरह देते हैं ना, इसमें भी बहुत सारी शिकायत आती है, पैसेंजर के कंप्लेंट करते हैं कि खाना अच्छा नहीं है रेलवे में, ये ऐसा खाना मिलता है बेकार, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, खाना उस तरह का होता नहीं है, तो अभी भी शिकायत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर देंगे तो इंप्रूवमेंट होगा एफिशिएंसी में। तो एक तो ये रीज़न दिया, ये वैलिड रीज़न दिया, इसको आप लिख सकते हो। रिकमेंडेशन बाय विवेक देवरॉय कमेटी। देखो, विवेक देवरॉय कमेटी बैठी थी जी, उसने कुछ रिकमेंडेशन सिफारिश दी थी। क्या सिफारिश दी थी, उसने कहा था कि टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के लिए क्या है, संसाधन वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह मोबिलाइज करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, कि रेलवे बोर्ड का रीस्ट्रक्चर किया जाए। और उसने फेवर किया था विवेक देवरॉय कमेटी ने कि प्राइवेटाइजेशन लाया जाए, किसमें, रोलिंग स्टॉक में, वैगन्स में, कोचेज में। कोचेज का मतलब जी रेलवे के डिब्बे जो बनते हैं उनमें प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए, वैगन्स में पहिए जो होते हैं, इन सब में, कुछ में, रोलिंग स्टॉक वगैरह में, इनमें प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी विवेक देवरॉय कमेटी ने। कमेटी का मतलब जानते हो ना, एक ग्रुप ऑफ मेंबर बैठा देते हैं, उसका हेड जो होता है उसी के नाम पे कमेटी होती है। तो विवेक देवरॉय इस कमेटी के हेड थे, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो रेल के प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, प्रोज का मतलब है जी प्रॉफिट, मेरिट, फायदे, एडवांटेज, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, प्रोज का मतलब ये। देखो जी, एक तो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि चलो ठीक है प्राइवेटाइजेशन होगा तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अभी तक क्या है, रेलवे में जो प्लेटफॉर्म वगैरह टूटे रहते हैं वहाँ पे, तो सुख सुविधा होंगी जी, ड्रिंकिंग वाटर ट्रेवलर्स के लिए वगैरह। अभी तक देखे हो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे कभी गए होंगे तो पीने के लिए पानी भी अच्छे से नहीं होता जी। तो ये क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगा अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो। दूसरा, बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विद हाई फेयर्स। अगर मान लो रेलवे प्राइवेटाइज की जाएगी तो किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो सर्विस क्वालिटी भी तो बढ़ेगी, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, ये भी होगा। दूसरा, लेसर एक्सीडेंट। जो अभी क्या है जी, एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं रेलवे की वजह से वो कम होंगी। क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जी, ओनर्स होते हैं, वो क्या है, बेटर मेंटेनेंस रखेंगे। जो पटरीज वगैरह होती हैं जी, रेलवे की रेलवे लाइन होती है, उनको क्या है, देखभाल अच्छे से करेंगे। तो क्या, क्योंकि वो तो चाहते हैं उनकी रेल वगैरह एक्सीडेंट ना हो, नहीं तो उनका नुकसान होगा। अभी रेलवे क्या है, उसमें ये सब कुछ नहीं होता, मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो मेंटेनेंस का ध्यान दिया जाएगा, और एक्सीडेंट हैं जी वो रिड्यूस होंगे। और क्या फ़ायदा होगा जी, इसके फायदे ये होंगे। अब कौन से देखते हैं, कौन सा का मतलब है जी लॉस, डीमेरिट। डीमेरिट का मतलब है जी डिसएडवांटेज, नुकसान क्या क्या होंगे इसके, कौन से होंगे जी, कवरेज लिमिटेड टू लुक्रेटिव सेक्टर। ये क्या जी, लुक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिटेबल सेक्टर होंगे उनको ही कवर करेगा, ऐसा मानना है। कैसे, देखो जी, प्राइवेट प्लेयर्स का क्या मतलब है, प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं, फायदा हो जी कैसे ही कैसे। तो ये क्या है, उन्हीं लाइनों पे रेल सिस्टम अपनी ज़्यादा रखेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, जैसे दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से मुंबई, या फिर दिल्ली टू कोलकाता, या दिल्ली से चेन्नई, मतलब जहाँ जहाँ फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं है आपके गांव के लिए स्पेशल रेल चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा इतना। जहाँ पे मान लो जहाँ माल ढुलाई ज़्यादा होती है, गुड्स वगैरह ज़्यादा जाती हैं, वहाँ पे रेलवे चलाएंगे ये। तो ये जो लुक्रेटिव सर्विस होंगी, जो सेक्टर होंगे फ़ायदेमंद, वहीं पे चलाएंगे, कनेक्टिविटी वहीं पे इंक्रीज करेंगे। तो इससे क्या है, जो ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन से कुछ रूट्स पे ही चलेंगी ज़्यादा ट्रेनें, तो ये इम्पैक्ट करेगा कनेक्टिविटी को। कनेक्टिविटी को अभी तक क्या है जी, समान रूप से जो इंडियन रेलवे होती है चलाती है, तो ये कनेक्टिविटी को इन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब फेयर्स, दूसरा इसका नुकसान है जी फेयर्स, मतलब किराए। देखो जी, प्राइवेट प्लेयर्स क्या है, किराया बढ़ाएंगी तो इससे वो अपना प्रॉफिट चाहेंगे। अब अगर मान लो हाइक करेंगी फेयर्स, हाइक का मतलब इंक्रीज करना, फेयर इंक्रीज करेंगी, तो इससे क्या है, जो लोअर इनकम ग्रुप हैं
उनके लिए सर्विस घट जाएगी। मान लो जी रेलवे जब चलाई थी उसका मैटर ही ये था, मतलब उसका पर्पज ही ये था कि लक्ष्य ये था कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी रेल में बैठ सके, इतना कम किराया हो सके। लेकिन इसका जो ये सिस्टम है पूरा कोलैप्स कर जाएगा, इंटायरली जो पर्पज है सिस्टम वो डिफीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, अकाउंटेबिलिटी है जी। प्राइवेट कंपनीज क्या है जी, एक तो अनप्रिडिक्टेबल है इन देयर डीलिंग्स और डू नॉट शेयर देयर गवर्नेंस सीक्रेट विद ए वर्ल्ड एट ए लार्ज। जो अपना ये गवर्नेंस जो भी वगैरह चलाती हैं, जैसे भी सिस्टम को चलाती हैं जी, ये वर्ल्ड वाइड कुछ बताती तो है नहीं, पब्लिकली डिस्क्लोज तो करती नहीं है। जैसे गवर्नमेंट सिस्टम है जी, उसे पब्लिक को बताना होता है कि कैसे कैसे स्टेप ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो गवर्नेंस में आप। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी, ये भी एक चैलेंज है जी, मतलब हानि है, इसका नुकसान है। तो ये इसके कॉन्स और प्रॉफिट थे जी। इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी ये, इसे मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। हु विल पुलिस आस्क हरियाणा कोर्ट। अभी हरियाणा के कोर्ट ने पूछा है जी कि पुलिस कौन करेगा। यहाँ पुलिस का मतलब है जी पर्सनल मतलब कर्मचारी पुलिस के, जैसे कांस्टेबल होते हैं जी पुलिस अधिकारी, और यहाँ पुलिस का मतलब है जी टू कंट्रोल, मतलब नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस का मतलब कि भाई साहब पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा। पुलिस तो सबके लिए व्यवस्थित करती है, योजना बनाती है, मतलब सबकी देखभाल करती है, सिक्योरिटी करती है, सुरक्षा देती है। लेकिन पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा, पुलिस को कौन नियंत्रण में लाएगा। अगर पुलिस ही मान लो गलत काम करने लगे तो पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा। ये पूछा है हरियाणा कोर्ट ने अभी। क्यों पूछा है, देखो जी, एक अभी केस आया था कोर्ट में, हरियाणा कोर्ट में एक बाइसिकल थेफ्ट केस था। मतलब एक चोरी का इल्ज़ाम था कि उसने एक साइकिल चुरा लिया वॉशरमैन ने। एक वॉशरमैन थे जी धोबी, उन्होंने ऐसा आरोप था उन पे कि उन्होंने साइकिल चुरा ली है, तो उनका केस चल रहा था कोर्ट में। अभी वॉशरमैन को एक्विटेड कर दिया। एक्विटेड का मतलब है टू सेट फ्री, मतलब उसे आज़ाद कर देना, बरी कर दिया कोर्ट से कि जाओ भाई साहब आप आज़ाद हो, कोई केस नहीं आप पे। क्यों कर दिया, क्योंकि जी कोर्ट ने ऐसा देखा इस पर मतलब जो क्या है गलत चार्जेस लगे हैं। तो एक तरह से जो बॉचर्ड अप प्रूफ थी है सेकंड द कोर्ट कंसाइंस, कोर्ट को हिला के रख दिया जी। जो इस पे मिस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या चार्जेस लगे थे। प्रोब का मतलब है जी कुछ इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। तो इस पे क्या है गलत आरोप लगे थे, इसलिए बरी कर दिया। कैसे आरोप लगे थे इस पे, देखो जी, कोर्ट ने बोला है अभी जो पुलिसमैन थे जिन्होंने इन पे आरोप लगाए ऐसे गलत आरोप, तो जो भी इन्होंने गलती की है उनके अगेंस्ट स्ट्रिजेंट एक्शन लिया जाए, ऐसा रिकमेंड सिफारिश दी है कि उन पे कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए उन पुलिसमैन पे। कैसा केस था जी इस पे, केस ये था इन पे, एक पुलिस ऑफिसर थे जी, उन्होंने इंटायर पुलिस सिस्टम ने क्या है एक केस मैनिपुलेट किया और इस वॉशरमैन पे, इस आदमी पे बाइसिकल थेफ्ट केस लगा दिया जी, मतलब साइकिल चोरी करने का केस लगा दिया। किस लिए, अपनी मतलब पर्सनल वेंजियंस के लिए, मतलब पर्सनल वेंजियंस का मतलब है जी खुद का कोई एक मामला था जी, खुद की दुश्मनी निकालने के लिए इन पे केस लगा दिया। इन पे कोई ऐसा कोई इन्होंने ना साइकिल चोरी की थी, मतलब खुद की दुश्मनी निकालनी थी पुलिसमैन को, खुद की दुश्मनी निकालने के लिए इन पे केस लगा दिया। कंसर्न क्या जी, देखो जी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि जो ये वॉशरमैन है, जो ये आदमी है, इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी और कोर्ट में केस कर दिया। उसके केस करने के बाद जो पुलिसमैन है उनको सजा भी हो गई। अब यही दुश्मनी निकालने के लिए वॉशरमैन से इन्होंने, पुलिस ने क्या है इस पे साइकिल चोरी करने का गलत केस लगा दिया, कोर्ट में केस चला दिया। लेकिन फाइंडिंग में जब प्रूफ वगैरह हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल इनोसेंट पर्सन थे और इन्हें रिलीज कर दिया गया। अब देख रहे हो, अपने पुलिस ऑफिसर के कुलीग को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, इस पर गलत चार्जेस लगाए और इसे फंसा दिया और केस चलाने लगे ताकि इसे सजा हो सके, और इस पर अत्याचार किए जी, टॉर्चर किए। अब इसलिए ही कहा है जी इसे बरी करते हुए कि कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब जब पुलिस ही ऐसे काम करेगी, कोर्ट ने कहा है कि हु विल पुलिस द पुलिस एंड व्हाट विल हैपन इफ द प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी एंड लॉ देमसेल्फ बिहेव इन ए मैनर विच कैन नॉट बी टर्म लेस देन इलीगल। अगर सोसाइटी को, समाज को रक्षा करने वाले ही, सुरक्षा देने वाले ही ऐसा काम करेंगे तो फिर भाई साहब समाज को बचाएगा कौन। हु विल पुलिस द पुलिस, अब इस पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जी, बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, आप मेंस के किसी आंसर में लिख सकते हो, ऐसी केस स्टडीज़ में डाल सकते हो। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना सेंट्रल मोटर व्हीकल्स फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2021। अभी ये जी 2021 में कुछ संशोधन किए हैं जी, 5वां संशोधन किया है इन नियम में। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के जो हैं जी, जो वाहन होते हैं ना, वाहन, गाड़ी, कार, गाड़ियाँ, व्हीकल, टू व्हीलर, बाइक, मतलब मोटरसाइकिल, इनमें रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। क्या बोला है
कि जो ऑटोमेकर्स होते हैं ना, ऑटोमेकर्स का मतलब ऐसी कंपनियां जो बाइक वगैरह बनाती हैं, व्हीकल्स बनाती हैं, ट्रक कार ये बनाती हैं, उन पे अप टू 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है फ्रॉम अप्रैल 1, 1 अप्रैल से। किसके लिए? फॉर डिफेक्ट्स इन व्हीकल्स। देखो जी, कुछ ऐसे व्हीकल बनाते हैं कि उनमें क्या है, डिफेक्ट होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। जैसे मान लो किसी का हैंडल टेढ़ा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। किसी के जो व्हील हैं, पहिए हैं जी बाइक के या कार के, उनका बैलेंस सही से नहीं है, अनबैलेंस है, चलाते हैं इधर इस तरफ चली जाती है इस तरफ, तो ऐसा कुछ अनबैलेंस होने के कारण उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट की वजह से अगर किसी में हुआ, 1 अप्रैल से ऐसे ऑटोमेकर्स पे 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। तो ऐसा कहा है। अब क्या है जी, ये रिकॉल करेंगे फॉर मोर देन 6 लाख टू व्हीलर। रिकॉल का मतलब है जी वापस लेंगे, ऐसे जो व्हीकल हैं जी उन्हें वापस लेंगे। कम से कम 6 लाख टू व्हीलर्स हैं ऐसे जी, 1 लाख प्लस 4 व्हीलर हैं, मोर देन 3 लाख 3 व्हीलर हैं, क्वाड्री साइकिल हैं, जो क्या है 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है जी इनकी वजह से। अब देखो जी, जैसे मान लो 6,000 से ज़्यादा कोई टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है कोई कंपनी, 6,000 से ज़्यादा, 6,000 से ज़्यादा, तो उनकी रिकॉलिंग होगी अप टू 10 लाख तक उन्हें पे करना पड़ेगा। अगर टू व्हीलर्स 3,000 तक वो एनुअल सेल करती है, मतलब 3,000 से ज़्यादा कोई बाइक वगैरह, मतलब टू व्हीलर बेचती है, जैसे जी आपकी मोटरसाइकिल होगी बेचती है, तो उन पर गवर्नमेंट क्या है, मैंडेटरी रिकॉल करेगी कि अगर 20% से ज़्यादा किसी व्हीकल ओनर कंप्लेंट करते हैं कि मान लो 3,000 बाइक बिकी जी एक साल में, समझे, और इसका 20% कितना हो गया, 20% हो गया जी लगभग 600 हो गया ना। तो 600 अगर जिन्होंने बाइक खरीदी है, मोटरसाइकिल परचेज की है, उन्होंने अगर कंप्लेंट की गवर्नमेंट में कि इनकी वजह से क्या है, इनमें डिफेक्ट है और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, ये गलत तरीके से चलती हैं, अनबैलेंस्ड है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उन पर फाइन लग सकता है। उन्हें पूरे सारे के सारे जो व्हीकल हैं टू व्हीलर बेचे हैं 3,000, वो सारे रिकॉल करने पड़ेंगे। रिकॉल का मतलब है जी वापस लेने पड़ेंगे मार्केट से, कि उन्हें पूरे पैसे दो उनके वापस, और अपनी बाइक लो और उन्हें दोबारा मैन्युफैक्चर करो फिर बेचो किसी को। और ये अगर ऐसे ही मान लो जी 6,000 यूनिट अगर ईयरली सेल किए हैं, तो उस पर क्या है जी, अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है 6,000 बेची है एक साल में, तो उसमें अगर 6,000 में 11% से लेकर 30% टोटल सेल ऐसी आई, कोई केस ऐसे आए गवर्नमेंट में कंप्लेंट की कि भाई साहब ये व्हीकल है अनबैलेंस्ड है, इनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो भी उन्हें रिकॉल करेगी जी वो कंपनी। और अगर कोई मान लो बस वगैरह ट्रक वगैरह हैं, अगर 3% एनुअल सेल के ही कोई लोग कंप्लेंट करेंगे, मान लो 100 बसेज बिकी एक साल में, और 3 लोगों ने आके कंप्लेंट कर दी कि इनमें क्या है, डिफेक्ट है ये जी, इनके पहिए ख़राब हैं, ये ख़राब हैं, तो क्या है, वो सारे जो गाड़ियाँ बेची हैं 100 की 100 एक साल में, उनको रिकॉल करेंगी, वापस लेंगी कंपनियाँ। तो ये सारा केस है। अगर आपकी गाड़ी या किसी में भी ऐसी कोई कंडीशन है जी, आपको लग रहा है कि जब ये गाड़ी आई है तब से इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप कर सकते हो कंप्लेंट, गवर्नमेंट में रिकॉल किया जाएगा। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा ये सिस्टम, तो इसमें चेंज किया है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं जी, क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्वेश्चन आगे जी, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको ये कंसीडर करनी है, कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चलाया था क्या डिजी लॉकर। द इश्यूड डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर सिस्टम आर डीम टू बी एट पर विद ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट रखते हो अपने, उसी की तरह डिजी लॉकर होता है क्या। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा सही है, 1 2 या दोनों करेक्ट या दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है। डिजी लॉकर क्या है सिस्टम, डिजी लॉकर ऐसा सिस्टम है कि उसमें क्या है, आप ऑनलाइन आपको डिजी लॉकर मिल जाएगा एक साइट पे, उस पर आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सेव कर सकते हो। और वही मान लो आपको कोई फार्म भरना है, कोई मान लो कोई स्कीम की लाभ लेना, बेनिफिट लेना है, तो आप ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो और प्रॉफिट ले सकते हो। तो ऐसा सिस्टम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है जी, उसने चलाया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही है जी, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना, ट्रेस द मेटल्स लाइक कैडमियम और कॉपर आर असेंशियल फॉर ओशियन प्रोडक्टिविटी। स्टडिंग द इंट्रैक्शन ऑफ ट्रेस मेटल्स एंड मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ हेल्प टू। देखो जी ओशंस में क्या है, कैडमियम कॉपर वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो इनसे क्या, अगर इनकी स्टडी करते हैं इनकी, तो इन्हें हमें मैरिन प्लांट और एनिमल लाइफ की पता लगाया जा सकता है, और इनसे क्या क्या फ़ायदा होंगे, मतलब प्लांट और एनिमल में जो इंट्रैक्शन होता है, इसे पता करने से क्या क्या हमें फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं, ये बताना आपको।
करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक तो जी अंडरस्टैंड द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन, इसकी वजह से क्या है, ओशन में कितने न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं, उनकी न्यूट्रिएंट साइकिल है क्या, और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी क्या है, ओशन से क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, ये क्या पता लगा सकते हैं इससे हम। सेकेंड है जी ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वाटर मासेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन सर्कुलेशन, कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ओशंस में वाटर का सर्कुलेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये पता लगा सकते हैं कि हम स्टडी द बायोलॉजिकल जियोकेमिकल एंड इकोसिस्टम प्रोसेसेस एंड फूड वेब एनालिसिस इन द ओशंस। ओशंस में क्या है, बायोलॉजिकल जियोकेमिकल इकोसिस्टम में जो भी प्रोसेस होते हैं, फूड वेब में जो एनालिसिस होती है जी, इसको पता लगाया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है क्या इसकी वजह से। आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 1 2 3 या 2 3। देखो जी इसका आंसर है जी ऑल ऑफ दी अबव, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज बॉर्डर इंडियन ओशन, ये हमने कल के लेक्चर में किया था जी कि इंडियन ओशन में कौन कौन सी ये अफ्रीकन कंट्री लगाती हैं, ये आपको बताना है। इथोपिया, केनिया, सोमालिया, जम्बिया। आपके ऑप्शन है जी 1 2 3 2 3 2 3 4 या 1 3 4। कौन कौन सी कंट्री इंडियन ओशन पे बॉर्डर लगाती है ये बताना है आपको। देखो जी इथोपिया नहीं लगाती, ये लैंडलॉक कंट्री है, ना ही जोम्बिया लगाती है, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। केनिया, सोमालिया का बॉर्डर लगता है इंडियन ओशन से, तो 2 3 करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। ये देखो जी मैप में आप, ये साउथ अफ्रीका का मैप है जी, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यहाँ पे सोमालिया है, ये केनिया है। इनका देखो इंडियन ओशन से लग रहा है ना बॉर्डर, लेकिन इथोपिया लैंडलॉक है, बीच में ये कंट्री आ जाती है, इसका नहीं लगता। और यहाँ पे देखो ये जम्बिया, जम्बिया भी लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ लैंडलॉक का मतलब है चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है, ओशंस नहीं लगता, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाई, जो ये रिपोर्ट है जी कौन रिलीज करता है ये बताना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है जी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नैनो मटेरियल्स दोज विच अकर नेचुरली इन द वर्ल्ड। आपको नेचुरल याद रखना, प्राकृतिक नेचुरली जो नैनो मटेरियल अकर होते हैं उनके बताना कौन कौन से हैं ऐसे। नेचुरली याद रखना, नेचुरली, मैन मेड की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट बोल रहा है हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड, हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नैनो मटेरियल का एग्जाम्पल है क्या। पार्टिकल्स इन दी वॉल्केनिक एस, जो वॉल्केनिक निकलते हैं जी ज्वालामुखी, उनमें जो पार्टिकल निकलते हैं उनसे नैनो मटेरियल निकलते हैं क्या। नैनो स्ट्रक्चर दैट गिव कलर टू द पिकॉक्स फीदर, जो मोर होता है जी उसके जो कलर होता है जो पंखों का, फीदर का, उनका जो नैनो स्ट्रक्चर की वजह से होता है क्या। एग्जॉस्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग इंजन, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह लकड़ी वगैरह जलती हैं जी उनकी वजह से जो एग्जॉस्ट इंजन वगैरह से, मान लो इंजन में कोई फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, उससे जो फॉसिल फ्यूल से मटेरियल निकलता है वो नैनो मटेरियल निकलता है क्या उससे। तो ये बताना जी आपको नेचुरल नैनो मटेरियल कौन कौन से हैं जी इनमें से। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। देखो जी 4 बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा नेचुरल प्राकृतिक रूप से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो आदमी जला रहा है, उसकी आदमी की वजह से निकल रहा है ना, तो ये तो नेचुरल ही नहीं है और बाकी सब नेचुरल है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी अटॉर्नी जनरल कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर इनिशिएटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। जो कुछ सिचुएशन दी हुई है जी कि मान लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इनिशिएटिंग करना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जी, कोर्ट की अवहेलना का केस किसी पे इनिशिएट करना है, केस दर्ज करना है, तो अटॉर्नी जनरल की जो कंसेंट है लेनी पड़ती है, मैंडेटरी होती है, अनिवार्य होती है। तो किस किस केस में अनिवार्य होती है ये बताना है। पहला, व्हेन ए प्राइवेट सिटीजन वांट्स टू इनिशिएट ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट ए पर्सन। मान लो कोई प्राइवेट पर्सन है जी, मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ किसी बी पर्सन के पास, मान लो ए पर्सन है जी, ये बी पर्सन के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इनिशिएट करना चाहता है कोर्ट में, तो इसे सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेनी पड़ेगी क्या, ये मैंडेटरी है क्या। दूसरा, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वांट टू इनिशिएट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, जब सुप्रीम कोर्ट भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किसी के खिलाफ इनिशिएट करना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अटॉर्नी जनरल की कंसेंट, सहमति लेनी पड़ती है क्या, यह अनिवार्य है क्या, मैंडेटरी है। आपको बताना है कौन सा सही है। 1 2 दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन स्यू मोटो, मतलब अपने आप इनिशिएट कर सकती है, अटॉर्नी जनरल की जो कंसेंट है, सहमति अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है लेना। लेकिन पहला बिल्कुल सही है, अगर कोई प्राइवेट सिटीजन ए पर्सन कोई भी, मान लो मैं इनिशिएट करना चाहूँ बी पर्सन के खिलाफ, तो मुझे लेनी पड़ेगी अटॉर्नी जनरल की सहमति, तो ए बिल्कुल करेक्ट है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 32, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है।
करेक्ट नहीं बतानी जी, हाँ बतानी है इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहला कौन सा है, आर्टिकल 32 अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जी आर्टिकल 32 है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमें जाने का अधिकार देता है कि अगर हमारे पार्ट 3 में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जी, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे मौलिक अधिकार, उनका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अधिकार आर्टिकल 32 देता है क्या। सेकंड बोल रहा है द राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 32 इज एब्सोल्यूट एंड शैल नॉट बी सस्पेंडेड। ये 32 आर्टिकल है जी, ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा जा सकती, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी एमरजेंसी सिचुएशन में भी। जैसे मान लो आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी कोई प्रोविजन लग जाएगी, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकालीन, तब भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट बताने जी कौन सी स्टेटमेंट है। थर्ड बोल रही है एन इंडिविजुअल अप्रोचिंग द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। जब मान लो कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उसके खिलाफ केस दर्ज करने जाता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, तो ये भी क्या फंडामेंटल राइट है, क्या अधिकार है हाई कोर्ट में जाना आर्टिकल 226 में। इनकरेक्ट बताना जी गलत कौन से। फर्स्ट गलत है जी, फर्स्ट 1 2 गलत है, 1 3 2 3 या 3 ओनली, कौन सा गलत है जी ये बताना। देखो फर्स्ट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 32 में बिल्कुल ये है जी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी के 2-3 गलत हैं, क्योंकि इसे एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल 32। इमरजेंसी लगी हो तो इसे सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है कि किसी को भी कोर्ट जाने से। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाना ये फंडामेंटल राइट नहीं है जी, मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकते हो, संवैधानिक अधिकार, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 ही है। तो ये 2-3 गलत है जी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो सदन लगते हैं, सेशन लगते हैं जी, उसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है इंडिया डज हैव ए फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर एंड मीट्स फॉर 3 सेशन इन ए ईयर। इंडिया में क्या जी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर है कि क्या जी 3 सेशन होने ही होने हैं, ऐसा क्या सिस्टम है इंडिया में। यूजुअली द बजट सेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड। प्राय क्या होता है कि जो बजट सेशन होता है सबसे लंबा होता है तीनों सेशन में। द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो पार्लियामेंट की बुलाया जाता है ना, जिस सदन लगते हैं सेशन, ये प्रोविजन जी ली गई थी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्यों, क्या इससे ली गई थी जी, इस पे बेस्ड है ये प्रोविजन। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या 2 ओनली। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर है नहीं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा हुआ है कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए जब दूसरा सेशन लगे। मान लो अभी सेशन मार्च में ख़त्म हुआ पार्लियामेंट का, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दूसरे सेशन में। तो ऐसा नहीं दिया होगा कि 3 सेशन लगेंगे लगेंगे। बाकी के 2 सही हैं जी, 2 3 करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है जी, बताना है कौन सी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मीट एज सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। संविधान के अनुसार गवर्नर है जी, जो राज्यपाल हैं स्टेट के, वो हाउस को किसी भी प्लेस पे बुला सकते हैं जी जब चाहें। मतलब क्या है, लेजिस्लेचर क्या है जी, जिस प्लेस पे वो चाहें उस पर टाइम टू टाइम बुलाते हैं, समन करते हैं, मीटिंग करते हैं। सेकंड बोल रही है गवर्नर ऑलवेज हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड कैन नॉट डिसाइड ऑन हिज और ऑन समनिंग द हाउस। मतलब कि जब मीटिंग बुलाते हैं ना हाउस गवर्नर की, ये क्या है, हमेशा जो कैबिनेट होता है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, वो एडवाइस जो देंगे तभी बुलाते हैं। उसके अलावा ये अपनी मर्जी से कभी भी हाउस को समन नहीं कर सकते। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, 1 2 दोनों या दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इसमें लिखा है ऑलवेज, ऐसा नहीं है। मान लो जब मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास तब समन कर सकते हैं गवर्नर अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशन से। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल दैट इज इम्पोज अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 के अनुसार जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है इट कैन नॉट बी इम्पोज विदाउट द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो जी स्टेट में अगर लगाना है प्रेसिडेंट रूल, उसका गवर्नर रिकमेंड करेगा तभी लगाया जा सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी प्रेसिडेंट रूल लगाने का। ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है एवरी प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन ए स्टेपुलेटेड टाइम। मतलब निश्चित टाइम में जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा। तो ये क्या सही है क्या,
1 2 3 मतलब दोनों सही है दोनों गलत, कौन सा सही है जी बताना आपको करेक्ट। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, ये कह रहा है कि गवर्नर जब रिटर्न में देगा तभी लगाया जा सकता है, उसके अलावा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता। प्रेसिडेंट अपने आप भी लगा सकते हैं जी अगर गवर्नर एडवाइस ना भी करे तो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक फेलियर हो रहा है तब भी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट। तो पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है जी, ये पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है निश्चित समय में जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो ये बिल्कुल सही है जी। और सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है, ये भी याद रखना है। तो बी करेक्ट आंसर है जी। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त हो जाता है जी। गुड बाय।